क्या आवाज? चलिए तो शुरू करेंगे आज के प्रश्न से। और देखिए, बहुत अच्छा सीट है और अच्छे से तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, समझ गए। थोड़ा सा टाइम निकालिए और प्रिपरेशन को धार दीजिए। और हम आगे से करंट अफेयर्स भी लेके आएंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है आज का। पहला प्रश्न है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन डी है ठक्कर बप्पा ने। तो किसने हरिजन संघ की स्थापना की? देखिए, हरिजन संघ की स्थापना जो है ना, वो किया था महात्मा गांधी ने, यानी कि एम के गांधी ने 1932 में किया था। ठीक, महात्मा गांधी के बहुत सारे ये हैं, और भी इनकी जो पुस्तकें पूछता है, वो पूछता है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, है ना। हिंद स्वराज, इसमें 32,000 शब्द हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। 32,000 शब्द हिंद स्वराज में। तो याद रखिएगा, एम के गांधी ने किया था। ऐसा लगता तो है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, लेकिन नहीं किया था, ये मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। अगले प्रश्न पे है कि सत्य कथन का चयन कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रश्न है कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। ऑप्शन बी है कि भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा कॉल है, और ऑप्शन सी है कि इंदिरा पॉइंट ग्रेटर निकोबार में स्थित है, और डी है कि भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु केरल में स्थित है। कौन सा इसमें सही है? फिर से एक बार देख लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन चूंकि बड़ा है, तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। देखिए, उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? देखिए, इंदिरा पॉइंट जो है वो है स्थित कहाँ? तो हाँ, इंदिरा पॉइंट स्थित है कहाँ? ये है निकोबार में, निकोबार में। ठीक है। दूसरा है, देखिए इंदिरा पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तरी बिंदु की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक, उत्तरी बिंदु यानी कि देखो ऐसे इस प्रकार से इसको आप देख लीजिए कि ये अगर भारत है, देखिए मैप उतना बढ़िया नहीं भाई, मैं आप समझाने के लिए बता दिया। ये अगर भारत है तो भारत का उत्तर में है इंदिरा कॉल। ठीक है, ये है इंदिरा कॉल, कॉल। और भारत के दक्षिण में यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, मुख्य भूमि के दक्षिण में बात करेंगे, तो वो है आपका तिरुवनंतपुरम। और अगर हम द्वीपीय भूमि की बात करेंगे तो वो है आपका अंडमान निकोबार में, ग्रेटर निकोबार में स्थित है, वो है इंदिरा कॉल, सॉरी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और ये जो है ना, इसको हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमिलियन पॉइंट। अच्छा, अब ये जो है 2004 में जो सुनामी आया था ना, उसमें ये बह गया था इंदिरा पॉइंट। तो इसका सही आंसर है कि सी ऑप्शन, इंदिरा पॉइंट ग्रेटर निकोबार में स्थित है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस बहुत बार सुना होगा आपने, लिटमस। तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? देखिए, ऑप्शन है शैवाल से, ऑप्शन बी है लाइकेन से, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ से, और ऑप्शन डी है एंजियोस्पर्म से। तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? देखिए, लिटमस प्राप्त हो जाता है लाइकेन से, है ना, लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। और जो लिटमस है ना, जो लिटमस है, ये जो है करता क्या है? तो ये अम्ल और क्षार को इंडिकेट करता है, ये अम्ल और क्षार को इंडिकेट करता है लिटमस। हाँ, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, ठीक तो है। ठीक है, अम्ल और क्षार को इंडिकेट करता है। अगर हम अम्ल में नीला लिटमस डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, और क्षार में अगर लाल लिटमस डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा। तो ये लिटमस पेपर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन है? असत्य कथन का चयन कीजिए।
कहता है कि उत्तरी गोलार्ध, हाँ असत्य कथन का चयन कीजिए। तो ए है कि ऑप्शन ए है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी है कि भारत का आधा भाग उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में है। ऑप्शन सी है कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताना है आपको कि असत्य कथन का चयन कीजिए। हाँ तो बताइए क्या सत्य इसमें कोई है। देखिए फिर से एक बार पढ़िए कि भारत उत्तरी गोलार्ध में से, ये तो सही है, ठीक। ऑप्शन बी है कि भारत का आधा भाग उपोष्ण कटिबंध में है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी है कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी, यानी कि जो ये प्रश्न का जो असत्य है ना, ये हो जाएगा सत्य। सत्य कथन का चयन कीजिए तो ये हो जाएगा डी, सही आंसर हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा होता है भाई साहब, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधान यामोत्तर रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरता है। भारत का प्रधान यामोत्तर रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरता है। अब प्रधान यामोत्तर का मतलब क्या है। प्रधान यामोत्तर का मतलब है कि जो भारत का मानक समय है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर है ना, पूर्वी देशांतर है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन राज्य हैं भाई, तो याद रखिए कि यूपी है एक, नीचे आइएगा तो एमपी है, उसके बाद आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, उसके बाद आपको उड़ीसा मिल जाएगा, आपको उसके बाद मिल जाएगा एपी यानी कि आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। तो याद रखिएगा। अच्छा ये जो है इसको हम कहाँ से मेन पॉइंट मानते हैं, तो ये मानते हैं यूपी के, यानी कि मिर्जापुर, सुल्तानपुर, इसके आसपास में एक जो है इसको इंडिकेट करते हैं। तो भारत का यामोत्तर रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरता, तो आंसर हो जाएगा इसका जो है झारखंड। अगला प्रश्न है कि संतरा किस कुल का पौधा है। संतरा जो है वो किस कुल का पौधा है। संतरा जो चिड़े खाते हैं ना, संतरा किस कुल का पौधा भाई, कौन बताइएगा। अब ऑप्शन है क्रूसीफेरी कुल का, रूटेसी कुल का है, कि सोलोनेसी कुल का है, कि कुकुरबिटेसी कुल का है। संतरा जो है वो किस कुल का पौधा है, बताइए ये संतरा किस कुल का पौधा है। देखिए यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि ऐसे ऐसे चीज़ें कौन कौन से कुल के आते हैं। कुछ कुछ फल होते हैं ना जो कुछ कुल के आते हैं। तो याद देखिए कि जितने भी खट्टे चीज़ें हैं ना, खट्टे हैं वो सब आते हैं किस में, तो रूटेसी में आते हैं। सारे जो खट्टे फल होते हैं ना वो आते हैं रूटेसी कुल में। इसमें आपको मिल जाएगा कौन कौन सा, तो इसमें संतरा आपको मिल जाएगा, मौसम्मी मिल जाएगा, बेल मिल जाएगा। ये सब जो है, बेल तो खट्टा नहीं है लेकिन फिर भी इसको हम रूटेसी कुल में रखते हैं। नींबू, संतरा, बेल ये रूटेसी कुल में है। उसी प्रकार से देखिए कुकुरबिटेसी में क्या है, तो तारबूज है, खरबूजा है, ये सब जो है कुकुरबिटेसी में आ जाएगा। टिंडा, कद्दू, जीरा, ककड़ी, परवल, ये सब जो है इसमें आ कुकुरबिटेसी में आ जाएगा। और सोलोनेसी कुल में आ जाएगा आलू, मिर्च, बैंगन, धतूरा, टमाटर, ये आ जाएंगे आपको सोलोनेसी कुल में, ठीक है। अब उसमें देखिए क्रूसीफेरी कुल में आ जाएगा मूली, सलजम, सरसों, ये सब जो है आपको क्रूसीफेरी कुल में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है। ऑप्शन है कि मैदानी भागों में, ऑप्शन बी है पहाड़ी भागों में, ऑप्शन सी है पठारी भागों में, और ऑप्शन डी है तटीय भागों में। तो भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है भाई, तो याद रखिएगा भारत का अधिकांश जनसंख्या जो निवास करता है लगभग मैदानी भागों में, क्योंकि मैदानी भागों में एग्रीकल्चर आसानी से होता है, कृषि कार्य आसानी से होते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ा क्रोमोसोम होता है। मनुष्य में कितना जोड़ा क्रोमोसोम होता है, हाँ बोलिए। मनुष्य में कितना जोड़ा क्रोमोसोम होता है। ए है 23 जोड़ा, बी है 22 जोड़ा, सी है 21 जोड़ा, और डी है
24 जोड़ा। तो याद रखिए मनुष्य में जो है 46 क्रोमोजोम होता है, यानी कि 23 जोड़े क्रोमोजोम होते हैं मनुष्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर हैं वो किस शैली में निर्मित है। याद रखिएगा कि भुवनेश्वर जो है ना, यहाँ पर लिंगराज मंदिर है, लिंगराज मंदिर, और पुरी में है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर है ना, यानी कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर और जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। तो ये किस शैली में है, बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली और गांधार शैली। तो देखिए ये जो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर हैं वो हैं नागर शैली में स्थित। देखिए 3 प्रकार की शैलियां होती है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियां हैं। राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति निम्नलिखित में से है। राज्यपाल जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राज्यपाल जो है राज्यों में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है अनुच्छेद 155 के तहत। तो राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियां हैं, ये है कार्यकारी शक्तियां, दूसरा है विधायी शक्तियां, तीसरा है वित्तीय शक्तियां और चौथा है एक से अधिक। याद रखिए राज्यपाल के पास इस सारी शक्तियां हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक समभारिक तो समझते ही होंगे, तो समस्थानिक जो है कितने हैं, है ना, जिसमें जो है परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन न्यूट्रॉन संख्या समान हो, उसको हम नहीं, परमाणु संख्या समान हो और न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको हम कहते हैं समस्थानिक। और संभारिक में न्यूट्रॉन संख्या एक होता है और परमाणु संख्या अलग अलग, तो संभारिक। तो अब देखिएगा कि हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1 हैं। तो याद रखिए इसमें 3 है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसमें इरिट्रियम, इरिट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 जो है उसके ये हैं, क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन समस्थानिक हैं। ठीक, और जो इरिट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, ट्राइटियम जो है ना वो रेडियो एक्टिव भी होता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है। हाइड्रोफोबिया बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं वो। तो ऑप्शन 1 है कि प्लाज्मोडियम से, हाइड्रोफोबिया प्लाज्मोडियम से होता है। ऑप्शन बी है माइक्रोबैक्टीरियम से होता है। सी है मोरबीली से होता है और डी है रेबीज से होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो रोग है ना, ये होता है आपका रेबीज से, और रेबीज वो कुत्ता काटने से होता है। सबसे ज़्यादा रेबीज बंदर में होता है। ठीक है, तो हाँ प्लाज्मोडियम से जो है वो होता है, कौन सा रोग होता है, तो माइकोप्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग हो जाता है, और बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से आपको ये हो जाता है टीबी यानी क्षय रोग हो जाता है, और जो है मोरबीली से खसरा वायरस होता है, खसरा रोग हो जाता है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्रेटर एवं कॉल्डेरा, है ना, निम्नलिखित में से क्रेटर एवं कॉल्डेरा का संबंध किससे है। तो ऑप्शन 1 है ज्वालामुखी से है, बी है सुनामी से, सी भूकंप से और डी हिमानी से है। तो क्रेटर और कॉल्डेरा का संबंध जो है वो ज्वालामुखी से है। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है। गीता रहस्य जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन 1 है तिलक, ऑप्शन बी है जीके गोखले और ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। तो गीता रहस्य पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने 1915 ईस्वी में बर्मा के मांडले जेल में इसकी रचना की थी, गीता रहस्य की। ठीक है, इनकी 2 रचना और है, एक है मराठा और एक है केसरी। मराठा को अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी में, और केसरी को लिखा है मराठी में। तो याद रखिएगा कि इनकी इतनी रचनाएं हैं। और तिलक को अशांति का दूत किसने कहा था, तो वो कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने।
चलिए अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न है कि नृप निर्माता की संज्ञा किसे दी जाती है। नृप निर्माता मतलब देखिए ये संस्कृत शब्द है नृप, इसका मतलब होता है राजा, राजा निर्माता यानी कि किंग मेकर। किंग मेकर की संज्ञा इतिहास में किसे दी गई है। ऑप्शन है मीर जुमला, ऑप्शन बी है जुल्फिकार खान, ऑप्शन सी है चिनकलेज खान और ऑप्शन डी है सैयद बंधु। तो राजा निर्माता की संज्ञा किसे दी गई है। देखिए ये जो है मुगल काल के जब पतन हो रहा था, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, उसके बाद जो है औरंगजेब यानी कि मुगल दरबार में आपका उत्तराधिकार का संकट आ गया। तो जितने भी मुगल काल के जो अधिकारी हुआ करते थे ना, वो कई भागों में बट गए। उसी में सैयद बंधु भी एक थे जो फर्रुखसियर के साइड में थे। फर्रुखसियर जो शासक बना था 1713 से 1719 के बीच में, वो सैयद बंधु के सहयोग से ही बना था। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सैयद बंधु दो भाई थे, अली खान और सैयद अब्दुल्ला। ठीक, तो ये हैं डी ऑप्शन सैयद बंधु। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। ऑप्शन एक है कि माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को और केंद्रक को और क्लोरोप्लास्ट को। ये तो आसान प्रश्न है भाई। तो आत्महत्या की थैली हम लोग कहते हैं लाइसोसोम को, आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। चलिए लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है बिल्कुल। देखिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो देखिए लाइसोसोम जो है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है, याद रखिएगा जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस का प्रारंभिक नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का प्रारंभिक नाम था। कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल यूनियन, बी है इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सी है लैंड होल्डर सोसाइटी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि जो है इसका क्या कह सकते हैं कि ये कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था, बताइए। देखिए इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन और बाद में इसका नाम दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल के कर दिया था कांग्रेस। लेकिन पहले में नाम इसका ये रखा गया था इंडियन नेशनल यूनियन, बाद में इसका नाम हो गया कांग्रेस। और इसकी स्थापना 1885 में कहाँ हुई थी, बम्बई में, है ना, बम्बई में। यानी कि पहले पूना में होना था लेकिन पूना में फैल गया प्लेग, तो फिर बम्बई में, बम्बई की एक स्कूल है उसका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, इसी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, जिसके सचिव हुआ करते थे जॉर्ज यूल और अध्यक्ष हुआ करते थे WC बनर्जी। तो अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के मिलन स्थल को क्या कहते हैं। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के मिलन स्थल को क्या कहते हैं, जल्दी बताइएगा। ये ऑप्शन ए में है कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी में है विष्णुप्रयाग और ऑप्शन सी है रुद्रप्रयाग और ऑप्शन डी है नंदप्रयाग और ऑप्शन एफ में है देवप्रयाग। एफ इसलिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रश्न है, तो मैंने आपको इसलिए एफ दे दिया है। तो जल्दी बताइए कि ये जो है नदी, ये जो आपका मंदाकिनी और अलकनंदा की जो मिलन स्थल है उसको हम क्या कहते हैं। देखिए मंदाकिनी और अलकनंदा जो है उसके मिलन स्थल को हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, यह है रुद्रप्रयाग। आप अगर आप देखिएगा तो जहाँ से अलकनंदा निकलती है ना, अलकनंदा इधर से निकलने के बाद जो है आपको सबसे पहले उससे मिलता है वो नदी है, उसका नाम है धौली गंगा। और ये जो प्रयाग है इसको हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। उसके बाद आगे ये है अलकनंदा और उसके बाद एक नदी इधर से आकर के मिल जाती है, उसका नाम है आपको नंदाकिनी। ये है
नंदाकिनी, इसको यहाँ पे मिलन स्थल को कहते हैं नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। और फिर इस इधर से एक नदी और मिल जाती है, उसका नाम है पिंडर, पिंडर। और पिंडर में फिर से अलकनंदा मिल जाती है इधर, तो इसको हम कहते हैं कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। और फिर एक नदी इधर से आके मिल जाती है, उसका नाम है अलकनंदा, हाँ नहीं, उसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी। और अलकनंदा जो मिल जाती है उसको कहते हैं हम रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और फिर इधर से मिल जाता है भागीरथी और अलकनंदा, तभी हो जाता है देवप्रयाग, देवप्रयाग। तो सबसे नीचे देवप्रयाग और सबसे ऊपर विष्णुप्रयाग, और बीच में 3 प्रयाग और हैं। तो देव के बाद रुद्र आ गए, सबसे नीचे देव, यहाँ पे रुद्र, यहाँ पे कर्ण, यहाँ पे नंद और ऊपरे विष्णुप्रयाग। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? अस्थि कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, पेशी कोशिका और डेट्राइटिस कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है भाई? सबसे लंबी कोशिका, देखिए सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, सही है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की होती है, जानते ही होंगे आप लोग। अच्छा, कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका जो है, कोशिका का जो पावर हाउस कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती है? ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती हैं? ऑप्शन 1 में है 4, ऑप्शन बी में है 9, और ऑप्शन सी है 8, और ऑप्शन डी है 5। तो ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती है? देखिए ऑक्टोपस की 8 भुजा होती है, 8 भुजा होती है। 9 सिर होता है इसके, 9 सिर होते हैं, और 3 हृदय होता है, 3 हृदय होता है। यानी कि ऑक्टोपस के 8 भुजा, 9 सिर, 3 हृदय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य फल कौन है? सत्य फल कौन है? ऑप्शन 1 है केला, ऑप्शन बी है काजू, ऑप्शन सी है नाशपाती, और ऑप्शन डी है आम। केला, काजू, नाशपाती, आम, इसमें से सत्य फल कौन है? देखिए सत्य फल आम है, ठीक। कहते हैं ना कि जिस फल का निर्माण बीजांड से हो, यानी कि अंडाशय से हो, जिस फल का निर्माण अंडाशय से हो वो सत्य फल, और जिसका निर्माण जो है वो फूल से हो वो असत्य फल। तो सेब है, नाशपाती, अंजीर, काजू, केला, ये सब जो है असत्य फल है। और सत्य फल में आपको दिख जाएगा टमाटर, आलू, अंगूर, ये सब क्या मिल जाएगा आपको? सत्य फल में मिल जाएगा। तो ये अगला प्रश्न में आते हैं। अंबुबाची मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? अंबुबाची मेला, बहुत बार पूछते हैं इसको। अंबुबाची मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन 1 है असम में, ऑप्शन बी है त्रिपुरा में, ऑप्शन बी है ये मिजोरम है भाई, मिजोरम में, ऑप्शन डी है मेघालय में। तो अंबुबाची मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? देखिए अंबुबाची मेला लगता है असम में, है ना। एक मेला और पूछ लेते हो, उसका नाम है खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला, है ना। ये लग जाता है कहाँ? ये लगता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लग जाता है खीर भवानी मेला। अच्छा, एक और मेला लगता है हरिहर नाथ मेला, ये लगता है बिहार के जो है वैशाली जिला में। और एक और है जो राजस्थान में लगता है, उसको कमेंट करके बताएंगे राजस्थान में कौन सा मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन बताइए कि क्या क्या इसमें सत्य है। ऑप्शन 1 है लोथल का अर्थ मुर्दों का नगर होता है, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, हाँ मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है। ऑप्शन सी है कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है, और एक से अधिक। तो इस देखिए इसमें सारा सत्य है, तीनों का तीनों, सॉरी एक से अधिक है, तीनों सत्य नहीं है। लोथल का अर्थ मुर्दों का नगर नहीं होता, हाँ लोथल का अर्थ मुर्दों का नगर नहीं होता। ये 2 सही है, आपको बी और सी सही है। अगला है कि मौर्य समाज 7 वर्गों में विभक्त था, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? मौर्य समाज जो है वो 7 वर्गों में
विभक्त था, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है इंडिका में, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र में, ऑप्शन सी है आपका अष्टाध्यायी में, और ऑप्शन डी है ज्योग्राफी में। तो बताइएगा कि ये जो है आपका हाँ बताइएगा कि मौर्य समाज 7 वर्गों में विभक्त था, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इंडिका में, अर्थशास्त्र में, अष्टाध्यायी में और ज्योग्राफी में। देखिए मौर्य समाज 7 वर्गों में विभक्त है, इसका उल्लेख मिलता है हमको इंडिका में, है ना। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना? तो मेगास्थनीज की रचना है। ठीक, अगला प्रश्न है, मुगल काल में पित्रादुरा शब्द किससे संबंधित है? मुगल काल में पित्रादुरा शब्द किससे संबंधित है? मुगल काल में पित्रादुरा शब्द किससे संबंधित है? बताइए, मुगल काल में पित्रादुरा शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भित्ति चित्र से, ऑप्शन बी है पच्चीकारी से, ऑप्शन सी है मूर्ति कला से, और ऑप्शन डी है विशेष नृत्य से। तो पित्रादुरा का शब्द का प्रयोग मुगल काल में किसके लिए किया गया है? भित्ति चित्र के लिए, पच्चीकारी के लिए, मूर्ति कला के लिए और विशेष नृत्य के लिए। तो याद रखिए कि पित्रादुरा का जो प्रयोग है वो किया गया है पच्चीकारी के लिए। आप देखेंगे कि जो ताजमहल है ना, ताजमहल में जो दीवारें हैं उसमें पित्रादुरा का प्रयोग किया गया है। मेहराब में अक्सर पित्रादुरा का प्रयोग किया जाता था, और इसमें लाल नीला और पीला, है ना, स्टोन का प्रयोग किया था। अक्सर लाल और नीला स्टोन का प्रयोग किया जाता था। तो ये जो है इसमें मुगल काल में पच्चीकारी का जो प्रयोग है वो करते थे किसके लिए? तो वो करते थे आपका पित्रादुरा का प्रयोग करते थे पच्चीकारी के लिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे।